हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 दैट इज़ द बायोमेकेनिक्स ऑफ ह्यूमन लोअर एक्सट्रीमिटी। बुक इज़ सुजैन जे हॉल, पेज नंबर 229। इसकी जो फ्रंट पेज पे जैसे कि आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इन बुक में गिवन होते हैं, लेकिन वो है थॉरोली हमने जो है वो एज इट इज़ कहीं गिवन नहीं होते, हमने जो है वो स्टडी करके उसको लिखना होता है। वेल, वी विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस दैट आर रिटन ऑन द फ्रंट पेज। Number one is the explain how the anatomical structure affect the movement capabilities of lower extremity articulation। सवाल ये पूछ रहा है कि जो एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, अब डेफिनेटली लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो हिप जॉइंट की हम बात करेंगे। तो जो एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। अब लोअर एक्सट्रीमिटी की जितनी भी मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनकी अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा पहले हम देखेंगे, फिर वो कैसे मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो चीज़ अफेक्ट करती है वो है जॉइंट टाइप। अब हमें पता है कि जो जॉइंट टाइप है हिप जॉइंट, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मोस्ट फ्रीली है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी पॉसिबल है। अगर ये बॉल एंड सॉकेट ना होता तो डेफिनेटली मूवमेंट डिफरेंट होती है। तो ये जो जॉइंट टाइप है, ये जो उसका जॉइंट आर्किटेक्चर है वो अफेक्ट करता है उसी के ही बिहाफ पे। अगर मिसाल के तौर पे जैसे कि हम हिप जॉइंट को देखें, अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हेड ऑफ फीमर है और जो एसिटेबुलम की कैविटी है, जो कैविटी है वो कॉनकेव है और ये जो है कॉन्वेक्स है, तभी ये 2/3 फिक्स होता है, ये इसकी एनाटमी है। वेल, लेकिन ये अगर शेप ऐसा ना होता तो डेफिनेटली मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ जो है वो कम हो जाती। तो जॉइंट जो आर्टिकुलेशन है या जॉइंट की जो आर्किटेक्चर है वो बड़ी मैटर करती है। ये अगर बॉल एंड सॉकेट ना होता तो डेफिनेटली अलग सिचुएशन होती। तो इनके बिहाफ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट कैन अफेक्ट, अब ये अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं इस शेप में ना होती तो जो है वो मूवमेंट जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अफेक्टेड हो सकती है। तो वन ऑफ द फैक्टर इज़ द जॉइंट आर्टिकुलेशन। सेकेंडली, जॉइंट टाइप मतलब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जॉइंट आर्टिकुलेशन से मुराद की जब ये दो बोन्स आपस में मीट करती हैं, तो अब ये जैसे कि हमें पता है कि जो हेड ऑफ फीमर है ये 2/3 यहाँ पे जो है वो फिक्स होता है, जो सॉकेट है एसिटेबुलम वो कॉनकेव है। और अगर आप एक चीज़ इसमें देखेंगे तो ये एक एंगल पे है, एंटीरियर और लेटरल इंफीरियर डायरेक्शन की एंगल में है। कौन? एसिटेबुलम। ये अगर हम एसिटेबुलम को देखें तो ये एंटीरियर है, फॉरवर्ड है, लेटरली है और ये इंफीरियर डायरेक्शन में टिल्टेड है। इस टिल्ट का फ़ायदा ये है कि अगर ये टिल्ट डाउनवर्ड और लेटरली अगर ना होता तो जो फुल रेंज मूवमेंट है, जितनी भी जो आउटवर्ड मूवमेंट है, ये लेटरली इसीलिए जो आउटवर्ड मूवमेंट है, एबडक्शन और रोटेशन, वो पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट। तो अगर ये एक स्पेसिफिक एंगल पे जो है वो ना होता तो डेफिनेटली मूवमेंट जो आउटवर्ड की मूवमेंट है वो पॉसिबल ना आती, स्पेशली रोटेशन एंड एबडक्शन। और ये जो डाउनवर्ड टिल्टेड है उसकी जो एडक्शन है, लेग की जो एडक्शन मूवमेंट है वो पॉसिबल है जब आप एक टांग को दूसरी टांग की तरफ लेके जाते हो, अवे इनफैक्ट दूसरी टांग से भी दूर तक लेके जाते हो, तो वो इसीलिए पॉसिबल है। इसमें जो हेड ऑफ फीमर की जो मूवमेंट होती है एडक्शन और इंटरनल रोटेशन में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट है। ये टिल्ट की वजह से ही ये पॉसिबल है। तो अदर फैक्टर इज द आर्टिकुलेशन, जैसे कि हमें पता है कि 2/3 जो स्फेयर है वगैरह करके। कॉन्टेक्ट एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया से मुराद कि अगर ये बिल्कुल क्लोज पैक और ओपन पैक की पोजीशन है, अगर ये जो हेड ऑफ फीमर है ये बिल्कुल इसमें अगर क्लोज पैक पोजीशन की तरह अगर इसमें फिक्स होता तो डेफिनेटली मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो वो एक स्पेसिफिक जो है वो डिस्टेंस या एक कह लें कि कॉन्टैक्ट एरिया में रखा गया है और उस एरिया से ना बढ़नी चाहिए ना ही चीज़ घटनी चाहिए। बढ़ना इस सेंस में जिस तरह डिसलोकेशन है, और स्पेस घटना जिसे क्लोज पैक पोजीशन है, वो ज़्यादातर इमोबिलिटी की वजह से। एंड द लास्ट फैक्टर इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस से मुराद की जिस तरह एसिटेबुलम कॉनकेव, अगर ये कॉनकेव ना होता कॉन्वेक्स होता, और जो हेड ऑफ फीमर है वो कॉन्वेक्स है, ये अगर कॉन्वेक्स है 2/3 फिक्स ना होता, 1/3 होता या उससे ज़्यादा करके होता, तो डेफिनेटली मूवमेंट कैपेबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती। वेल, स्ट्रक्चरल डिफरेंस के अलावा आप इसको एनाटमिकल डिफरेंस भी कह सकते हैं कि एनाटमी में अगर कोई आ जाए, या दूसरा लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ गई, जिस तरह जो कंजेनाइटल होती हैं जिसमें एक टांग छोटी है एक टांग बड़ी होगी, तो दिस इज़ आल्सो कह लेंगे एक किस्म का ये फैक्टर्स है जो कि मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ को जो वो कम कर सकता है। तो ये भी एनाटमिकल स्ट्रक्चर का जो है डिफरेंस ही है। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी।
और आर्टिकुलेशन से मुराद की जो छठा फैक्टर फ्यूजन भी हो सकता है, जो इनकी ज्वाइनिंग है। अगर जो फ्यूजन है वो भी ठीक से ना हो किसकी, फीमर और एसिटेबुलम की, तो भी जो मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो भी जो है अफेक्टेड हो सकती। तो दीज आर द मूवमेंट कैपेबिलिटीज़, जो कि मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ कैन बी अफेक्टेड बाय द आर्टिकुलेशन, जो है स्ट्रक्चरल आर्टिकुलेशन या एनाटॉमिकल आर्टिकुलेशन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और चैप्टर 8 ये बायोमैकेनिक्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रिलेटिव मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टिकुलेशन। सवाल ये कह रहा है कि जो मूवमेंट और मोबिलिटी और स्टेबिलिटी है लोअर एक्सट्रीमिटी में की, वो किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव फैक्टर्स देखेंगे कि जो मूवमेंट और स्टेबिलिटी को घटाते हैं। अब ये तो अंडरस्टूड है कि जो मूवमेंट मोबिलिटी और स्टेबिलिटी देते हैं, अगर उनको जिस तरह लिगामेंट्स है वो हम सारे डिस्कस करेंगे। नंबर वन फैक्टर जॉइंट आर्किटेक्चर, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जॉइंट आर्किटेक्चर से मुराद की कॉन्वेक्स कॉन्केव जो है, एसिटेबुलम कॉन्केव है वो कॉन्वेक्स है। अगर ये दोनों इस तरह करके ना होती, 2/3 फिक्स ना होता, तो मूवमेंट जो है, मोबिलिटी जो है रिस्ट्रिक्ट होती है। तो यहाँ पे हमारी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है। दिस इज़ द नंबर वन फैक्टर। जॉइंट शेप से मुराद, जैसा हमें पता है कि मोस्ट फ्रीली जॉइंट है, तभी इस पे जो है 6 या 7 सर्कमडक्शन मूवमेंट जो है, सारी मूवमेंट पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट शेप, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर कोई और जॉइंट होता, जिस तरह आप नी पे ही देख लो, नी पे 2 मूवमेंट पॉसिबल है, वहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वहाँ पे सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल है। एंकल पे चले जाओ, इस तरह करके डिफरेंट। तो ये जॉइंट शेप पे भी मैटर करता है। मसल बल्क, अगर हम बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो जितना ज़्यादा मसल बल्क होगा तो उसकी टोन भी, मसल्स की जो टोन है, पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वैसे ही रहती है नॉर्मल मसल्स। अगर वो बिल्डर्स में तो डेफिनेटली वो ज़्यादा होती है, तो उनकी मोबिलिटी जो है वो फुल रेंज अचीव नहीं कर सकता। लेट सपोज अगर किसी के बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका बाइसेप अच्छा डेवलप होता है, तो उसकी बाइसेप की जो नॉर्मल रेंज है एल्बो की फ्लेक्शन में, वो डेफिनेटली वो अचीव नहीं कर पाएगा फुल, बिकॉज ऑफ द मसल बल्क। तो वो नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन कैन बी अफेक्टेड। एनी पैथोलॉजी, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर वगैरह, जॉइंट का, बोन का पेन है, या डिस्क वगैरह, बर्साज वगैरह का, वो भी अफेक्ट कर सकता है मोबिलिटी को और स्टेबिलिटी को एज वेल, क्योंकि हमें पता है कि लिगामेंट्स और जो बर्सा हैं, या ये मेन कैप्सूल है स्पेशली, ये स्टेबिलिटी देते हैं हर जॉइंट में। इमोबिलिटी, लेट सपोज किसी को फ्रैक्चर हुआ या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें उसने प्रोलॉन्ग जो है इमोबिलिटी जो है होगी, स्पेशली स्पेशली स्ट्रोक में अगर हम देखें तो कुछ कुछ माह के लिए, या फ्रैक्चर में जो है प्लास्टर पारस बांध के 2-2 3 दिन माह जो है वो रेस्ट देते थे, तो इमोबिलिटी की वजह से भी डेफिनेटली मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी भी सम हाउ। एथलेटिक एक्टिविटी से मुराद की ओवर यूज़, जिस तरह एथलीट होते हैं और वो डेफिनेटली जिमनास्ट होते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट से मुराद की कोई अगर कोई भी प्लेयर है, जिस तरह टेबल टेनिस प्लेयर है या कोई भी और एक्टिविटी कर रहा है, तो अपने राइट को, राइट ही है तो राइट को ज़्यादा यूज़ करेगा, लेफ्ट तो उसका जो नॉन डोमिनेंट हैंड होगा, अपोजिट होगा, डेफिनेटली वो थोड़ा सा वीक होगा एज़ कम्पेयर, तो वो उसकी रेंजेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, कम हो सकती हैं। अदर रिस्क फैक्टर से मुराद डायबिटिक है, कार्डियक इशू है, और ब्रीदिंग इशू है, एजमा वगैरह है, या कोई भी अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई सिस्टमिक इलनेस है, उसकी वजह से भी उसकी मोबिलिटी, कार्डियक है, ओल्ड एज है, एज फैक्टर्स है, एज इज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, और यहाँ पे हम एज फैक्टर भी इंक्लूड करते हैं। एज इज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, जिसके वक्त के साथ साथ जो मोबिलिटी वगैरह, जिसके साथ जो है वो बोन में डिजेनरेटिव चेंजेस भी आती रहती हैं। वेल, तो सिस्टमिक इलनेस से मुराद कोई कार्डियक इशू है, डेफिनेटली वो रनिंग वगैरह नहीं कर सकता, और कोई ब्रीदिंग इशू है, लंग प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह करके। ट्रेनिंग मिस यूज़, ओवर ट्रेनिंग हो गई, अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर ट्रेनिंग है तो उसकी वजह से भी हम कोई अफेक्टेड हो, जॉइंट को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। या जिस तरह लेट सपोज कारपेंटर है, या जो हैमर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जो लेबर्स हैं जो ज़्यादा रिस्क को चलाते हैं, उनमें कार्पल टनल सिंड्रोम के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। जो माइनर्स होते हैं जो डिगिंग करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं, तो उनमें बैक पेन के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। तो वो इस तरह करके डिफरेंट प्रोफेशन, होम वर्क स्टेशन हैं जहाँ पे वो इन चीज़ों को, या जिस तरह टाइपराइटर है वो रिस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है वो नेक को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट वर्क स्टेशन या डिफरेंट प्रोफेशंस दैट कैन कॉज डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। लिगामेंटस टाइटनेस या मसल टाइटनेस से मुराद की, अगर लिगामेंटस शॉर्ट हैं, शॉर्ट लिगामेंट है, या कोई एक्टिविटी दिन भर की नहीं है, कम है डेली एक्टिविटीज़, और एथलेटिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम है, तो लिगामेंट जो है वो टाइट हो जाते हैं, या मसल टाइट हो जाते हैं, तो वो जिस जॉइंट के होंगे, यहाँ पे हम लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करेंगे,
तो उस जॉइंट को जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मज़े की बात जो है वो या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये भी है कि ये जो लिगामेंट्स होते हैं कि एक्सेसिव मूवमेंट को अवॉइड करते हैं, ये नॉर्मल मूवमेंट को अवॉइड नहीं करते। लेट सपोज अगर हिप जॉइंट की बात करें तो इलियोफेमोरल, इशियोफेमोरल, प्यूबर फेमोरल, ये मजीद एक्सेसिव मूवमेंट को, मजीद मूवमेंट नॉर्मल से जो हटके मूवमेंट होती है उन मतलब है जो फीमर का हेड है उसको मजीद आगे या मजीद एंटीरियरली या मजीद पोस्टीरियरली जाने से अवॉइड कराते हैं, ना कि नॉर्मली जो भी मूवमेंट पॉसिबल करते हैं तो लिगामेंट जो है वो स्ट्रेंथ भी देते हैं, मोबिलिटी देते हैं और स्टेबिलिटी भी देते हैं। और इस तरह करके बरसा हैं लिगामेंट्स हैं, बरसा लिगामेंट्स ये एज अ वर्क करते हैं एज अ कुशन, एज अ शॉक एब्जॉर्प्शन। जब हम जंप लगाते हैं तो डेफिनेटली डायरेक्ट बोन के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, तो वो हमें लुब्रिकेशन या शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं इस तरह करके। तो दीज आर द फैक्टर्स दे कैन अफेक्ट द, अब जैसे यहाँ पे बरसा और लिगामेंट मेंशन नहीं है, बरसास हो गए, बरसा की कोई पैथोलॉजी है और तो वो भी मोबिलिटी, कैप्सूल की इनफैक्ट पैथोलॉजी है तो वो भी मोबिलिटी को और स्टेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी जॉइंट।